68 बीपीएससी के बाद से बीपीएससी ने एसए स्टार्ट कर दिया है। ये जो एसए का पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है, जो पहले ऑप्शनल होता था 300 नंबर का, उसका रिप्लेसमेंट है। ये क्यों रिप्लेस किया गया? क्योंकि ऑप्शनल में जो टेक्निकल ऑप्शनल वाले लोग थे ना, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, ये सब 300 में 290 नंबर तक ला देते थे। जो 66 के आई थिंक टॉपर थे, उनके मार्क्स 290 थे, जो कि ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। इसीलिए ऑप्शनल को हटा के ये 300 नंबर ऐसे में दे दिया गया और ऑप्शनल को क्वालिफाई कर दिया गया। ये कहानी तो सबको पता ही है। 68 बीपीएससी में आपने देखा होगा कई सारे अतरंगी अतरंगी ऐसे आए थे। ऐसे में टोटल 3 सेक्शन होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लेके एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल लेके पूरा ऐसे कैसे हैंडल करते हैं ये बताऊंगा। ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत सारे लोग कितना भी पढ़ लें उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। और बहुत सारे लोग बहुत कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर देते हैं। मतलब ये काफ़ी डायनामिक और काफ़ी ज़्यादा अतरंगी टाइप का सब्जेक्ट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े हुए लोग भी डरने लगते हैं कि कैसे ऐसे स्टार्ट करें, कैसे बॉडी लिखें, कैसे कंक्लूड करें। वैसे तो ढेर सारे ऐसे के वीडियो स्ट्रेटजी वाले मैंने डाले हैं, बट इसमें मैं प्रॉपर जो 68वीं में मैंने लिखा था ऐसे, उसका एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। जैसे 68वीं बीपीएससी का मेंस मैंने दे रखा है, आपको बहुत लोगों को पता होगा आप में से। और बीपीएससी के किसी भी स्टेज पे मैंने आज तक कभी फेल नहीं किया है। मैंने 3 एग्जाम दिया है बीपीएससी का। ये वाला 67th का प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों तक मैं पहुंचा हूँ। 67th का, 68th का मैंने मेंस दिया है जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, और 69th का प्रीलिम्स भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बीपीएससी के किसी भी स्टेज में फेल नहीं होने की वजह से मैं आपको यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक गाइडेंस देने आया हूँ। ये जो ऐसे का पेपर है, आज के बाद से, इस वीडियो के बाद से आपके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी नहीं रहेगा। आप आसानी से इसको हैंडल कर लोगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। इसके 300 मार्क्स के होते हैं ऐसे, और 3 सेक्शन होता है। 100 मार्क्स का 3 सेक्शन, यानी 3 ऐसे आपको लिखना होता है। लगभग 7 से 8 पेज में लिखना होता है। यूपीएससी वाला जो ऐसे है वो 12 पेज में लिखना होता है आपको। वो अलग होता है, वो 250 नंबर का होता है, जो मैंने कई बार डिस्कस किया है आपसे कि पिछली बार मेरे ऐसे में 105 नंबर थे, और कैसे इस बार 105 नंबर भी काफ़ी अच्छे थे। 2022 वाला जो मेरा पेपर था, 2023 में इस बार फिर मैंने मेंस लिखा था और उसमें भी ऐसे काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आए थे। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं 68 में। देखो आप कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। ये वाला एक क्वेश्चन था बड़ा ही इंटरेस्टिंग कि फॉरेस्ट जो पेड़ होते हैं वो अपने पौधे खुद बनाते हैं, मतलब वो किसी दूसरे के बीज फेंकने का इंतजार नहीं करते हैं। ये वाला जो 68 का ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर है, ये भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, वो आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। ये जो पहला वाला ऐसे था, पहला सेक्शन था, ये पूरा का पूरा फिलोसफी वगैरह पे थोड़ा दिख रहा था, उसके साइड ज़्यादा। ये वाला जो है वो जीएस टाइप का दिख रहा था, और ये वाला तो सबसे खतरनाक, जो सबसे क्लिष्ट है, जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। मैं अभी इस ऐसे के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। मतलब किसी भी इनकेपेबल आदमी को आप कितना भी उसमें रिसोर्स इन्वेस्ट कर दो, होता है ना गोईठा में घी सुखाना, जिसके पास पोटेंशियल नहीं है उसको आप कितना भी ज्यादा रिसोर्सेज दे दो, वो उसको बर्बाद ही करेगा। मतलब चूहा चाहे कितना ही मोटा हो जाए, वो मोटा मोटा होकर लोढ़ा ही होगा। लोढ़ा आपको पता है ना, सिल बट्टा जो पहले होता था जिसपे हम लोग चटनी वगैरह पीसी जाती थी गांव में, उसमें जिससे पीसते थे उसको लोढ़ा बोलते हैं। और चूहा कितना ही मोटा हो जाए, लोढ़ा से बड़ा हो ही नहीं सकता है, हाथी घोड़ा नहीं हो सकता है वो। तो ये इस चीज़ पे बोला गया है। इसके बहुत सारे डायमेंशंस और अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के। मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने लिखा था। रियल एग्जाम में मैंने ये वाला लिखा है, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आंदर से, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, धर्म और विज्ञान, साइंस एंड रिलीजन, दोनों साथ साथ चलते हैं, ना कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ये मैंने ऐसे ही मॉक में लिखा था एग्जाम के बाद आके, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और ये देखो, यहाँ पे आप देखो कि लिटरेचर, फिर ड्यूटी के बारे में पूछा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह इसमें इंक्लूड कर सकते थे आप। आर्ट के बारे में ये था ऐसे, आर्ट जो होता है, रियल आर्ट, वो एक्सपीरियंस दिखाए से होता है। जो ऐसा आर्ट सही होता है जो आपका एक्सपीरियंस दिखाए या सच्चाई को उजागर करे, वही सही मायने में आर्ट होता है। वैसे ये देखो, हम हिस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर हम हिस्ट्री मेकर हैं, इस पर ये क्वेश्चन था। फिर इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, इस पर क्वेश्चन था। ये देखो, थॉट्स आर बेस ऑफ लाइफ, विचार जो है वो जीवन के आधार होते हैं। ये सारे एसेस काफ़ी सुंदर सुंदर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी होते, क्योंकि एक तो पहली बार बीपीएससी ने ऐसे पूछा था, और दूसरी बात कि ऐसे 3 सेक्शन ऊपर से इस तरह के अतरंगी ऐसे। तो मेरी यही कोशिश है कि आपको डर ना लगे। बाकी जीएस से ही नहीं काम चलेगा, है ना। जीएस में जैसे होता है ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब, वो सब तो आप पढ़े ही हो, आपके पास नॉलेज है, बट उसको एक आर्टिकुलेट करके लिखना आपको आना चाहिए। आपको एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए एग्जाम में, जिससे आप पढ़ने वाले का जो दिमाग है, जो ऐसे पढ़ रहा है, उसको आप एक तरह से ब्रेन वॉश कर लो, उसको कैप्टिवेट कर लो, कि आपके ऐसे में उसको हमेशा लगता रहे कि यार ये आगे क्या लिखेगा, आगे क्या लिखेगा, ये क्या लिख दिया इसने, कितनी बढ़िया बात लिखी। मतलब उसके पास हजारों कॉपी होती है ना चेक करने के लिए। तो आपको ऐसे ऐसे लिखना है, बीच बीच में आपको कोटेशन, बहुत बड़े बड़े लोगों के थॉट्स वगैरह डालते रहने हैं, ताकि उसको ऐसा लगे कि हाँ, किसी रोड छाप लड़के ने नहीं लिखा है ना, किसी पढ़े लिखे मैच्योर व्यक्ति ने लिखा है। इसकी वजह से इसको मार्क्स मिलने चाहिए और ये ऑफिसर बनने के काबिल है। ये देखो, आजकल फिलोसॉफिकल ऐसे आ रहे हैं, कहावतें वगैरह पूछी जा रही हैं। और डायरेक्ट एग्जाम में तो कभी मत लिखना, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। काफ़ी सारा ऐसे, एटलीस्ट 5 से 7 ऐसे तो आप प्रैक्टिस करके ही जाओ एग्जाम के पहले, क्योंकि एग्जाम में ही आपको 3 ऐसे लिखना होता है। और ये जो टाइमिंग है, इसका प्रैक्टिस जरूर करना। बाकी आप जो कंटेंट है उसका प्रैक्टिस करना नहीं करना, क्योंकि कंटेंट तो आप एग्जाम में भी सोच लोगे। मैं आपको एक फ्रेमवर्क अभी बताने वाला हूँ किस डायरेक्शन में आपको सोचना है, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, कि जो आपके पास टाइम मिलता है 2 घंटे या 3 घंटे का, उसमें आप पूरा पेज का कोना कोना भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे हो। ये चीज़ बहुत मैटर करता है, और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है कि बच्चे ने पूरा पेज भरा है। कहीं ना कहीं मेरे बीपीएससी प्रीलिम मेंस, सॉरी 67 मेंस निकलने का ये भी रीजन है कि मैंने कॉपी का अपना पूरा कोना कोना भर दिया था, कहीं भी एक बूंद भी जगह नहीं छोड़ा था। चाहे वो
वो मैप हो या डायग्राम हो, कहीं से भी पूरा पेज तो भर ही दिया था। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल इंडिया रैंक 6 यक्ष चौधरी ने पर्सनली राजेंद्र नगर में मुझे ये बात बताई थी, जो मैं गांठ बांध के रखता हूँ हमेशा। जिस फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं वो फ्रेमवर्क यहाँ पे है, किसी भी ऐसे का यही फ्रेमवर्क होता है। मतलब आप वैसे चाहो तो अपना बना सकते हो, लेकिन ये जो मैंने बनाया है अपने 2-3 साल के यूपीएससी जर्नी में एक्सपीरियंस के हिसाब से 15 डायमेंशन है जिसके साइड में आपको सोचना है। देखो इसका मैंने ट्रिक एसपीजी में हालांकि काफ़ी पहले ही बता दिया था, जीएसएम मेंस वाले में। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये है हीसो, पोको लीगल, इकोफिलो, एनवीटेक और आईआर कल्चर, एथिकल लिटरेचर, मूवी एंड स्पोर्ट्स। इतने सारे डायमेंशंस आपको एग्जाम में लिखने हैं। अगर अपना ऐसे आपको मल्टी डायमेंशनल बनाना है तो मतलब सारे नहीं, लेकिन आप किसी ना किसी एंगल से सोचोगे। जैसे इसी में से आप चेरी पिक कर लो, जैसे 3-4 डायमेंशन एक ऐसे में, उसके बाद 3-4 डायमेंशन अगले ऐसे में। ऐसे करके आप अपने आंसर को काफी डाइवर्स और मल्टी डायमेंशनल बना सकते हो, जिससे एग्जामिनर जो है उस पर ये असर पड़े कि हाँ, इसको किसी एक चीज का नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोग अपना ऑप्शनल का ही नॉलेज पूरा छाप के आ जाते हैं, लेकिन मल्टी डायमेंशनल एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपके आंसर में, जिससे उसको लगे कि हाँ, ये हर चीज थोड़ा थोड़ा जानता है। एक चीज को डीप में जानने से अच्छा है कि हर चीज थोड़ा थोड़ा जानो, खासकर यूपीएससी जैसे जर्नलिस्ट एग्जाम के लिए, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ऐसे लिए। इसीलिए इसको जनरल स्टडीज के पेपर में रखा जाता है कि आपको हर चीज की जनरल जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए ये जो ट्रिक है इसको आप गार्ड बांध लो। क्या है? ही सो पोको लीगल इकोफिलो एनवीटेक। पहले इतना आप याद करो, ही सो पोको लीगल मतलब हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल। इतने सारे डायमेंशन होते हैं, और लीगल में ही ये गवर्नेंस वाला भी आ जाएगा। आपको मैंने बताया है पहले भी। चाहे कोई भी ऐसे मिले, आप उसको हिस्ट्री के एंगल से सोचोगे, आप सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा उसके एंगल से सोचोगे, सोशल डाइवर्सिटी पे, हमारे इंडिया जो है उसमें डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल एंगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल। उसके बाद इको फिलो एनवीटेक मतलब इकोलॉजिकल, यहाँ पे इकोनॉमिकल नहीं आएगा, फिलोसॉफिकल, यहाँ पे आ जाएगा इन्वायरमेंटल डायमेंशन या फिर इकोनॉमिकल डायमेंशन। आप यहाँ पे जो दोनों इको है ना, उसको रिप्लेस कर सकते हो। इको फिलो एनवीटेक, इको मतलब आप इकोनॉमिकल भी लिख सकते हो, इकोलॉजिकल भी लिख सकते हो, फिर फिलोसॉफिकल, फिर इन्वायरमेंटल, एंड देन साइंस एंड टेक वाला डायमेंशन। ये हो गया आपके पास टोटल 5-4-9 डायमेंशन। उसके बाद बाकी 6 जो है आईआर कल्चर, एथिकल, लिटरेचर, मूवी एंड स्पोर्ट्स। आईआर कल्चर, एथिकल, लिटरेचर, मूवी एंड स्पोर्ट्स, ऐसे करके आप रटोगे तो आपको याद हो जाएगा, ये पोएम की तरह है ना। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में आप सोच सकते हो कुछ भी, किसी भी टॉपिक के बारे में। मैं आपको ये अभी जो मूस मुटैया लोढ़ा हुई है, इस पर बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक सोचे जा सकते थे आपके कॉमन नॉलेज से, जो आपको ऑलरेडी पता है। बस उसको आपको दिमाग से एक्सट्रैक्ट करके निकाल के कॉपी पर उतारना है। कहानी, छोटी छोटी कहानियां जो है आपको एक धागे में पिरोनी है और एक प्रॉपर फ्लो बनाना है ऐसे का, जिससे कॉपी चेक करने वाले पे अच्छा असर पड़े। आईआर कल्चर, एथिकल, लिटरेचर, मूवी एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आप मूवी के एंगल से लिखोगे कि किस मूवी में क्या दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल जो मोहनजोदड़ो मूवी है उसके बारे में, जो लेजेंडरी मूवीज आती है बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सारे लोग बैटमैन, सुपरमैन वाली मूवी के बारे में लिखते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हैं। इतना डाइवर्स नॉलेज अगर आपको इकट्ठा करना है ना, तो आपको न्यूज़पेपर वगैरह पे बहुत ज़्यादा कमांड रखना होगा। न्यूज़पेपर आप डेली एटलीस्ट आधा 1 घंटा तो पढ़ो ही पढ़ो, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, चाहे आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा भी हो। 4 साल से भी आप पढ़ रहे हो फिर भी कंप्लीट नहीं होता। न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ोगे ना, तो आपके नॉलेज में डाइवर्सिटी आती है, और उतने ही कम शब्दों में आप काफ़ी डीप बातें बोल सकते हो, डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करके। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ो, ताकि आपको आईआर और जो भी कल्चर, लिटरेचर कुछ भी अपडेट हो रहा है तो मिलता रहे, रिसेंट एग्जांपल्स मिलते रहे, जिससे एग्जामिनर को भी पढ़ने में मजा आए। जो आज तक पहले किसी ने नहीं लिखा वो आप लिख दो। तो ये तभी होगा ना जब आपने न्यूज़पेपर या करंट इवेंट्स को देखा है, क्योंकि करंट इवेंट्स वो होते हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये हो गया हमारा 15 डायमेंशन। इन 15 डायमेंशन को कैसे मैं यूज़ करता हूँ ये बताता हूँ। मूस मुटैया लोढ़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए, इस पे एक हम लोग कोशिश करते हैं कि ताना बाना बुन सके हर जो डायमेंशन मैंने दिया है उसके अराउंड। ऐसे चुनने से पहले सबसे पहले तो आपको उसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपने शुरू में ही उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि ये ऐसे का मतलब क्या है, सही इंटरप्रेट नहीं कर पाए, तो पूरा ऐसे मतलब उसमें आपके नंबर वगैरह बहुत खराब आ जाते हैं। पूरा ऐसे का जो भी है मतलब पिलर्स ही सारे टूट जाएंगे, पूरा बिल्डिंग उसकी भरभरा के गिर जाएगी। इसलिए ऐसे का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मूस मुटैया लोढ़ा हुई है, अगर आप बिहार के हो, ये 3rd सेक्शन है ना, इसलिए इंक्लूड किया है सर ने कि जो लोग बिहार से बाहर के हैं उनको थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट बिहार का मतलब कल्चर पता चले। और बिहारी लोगों को, ऑफकोर्स बिहार का स्टेट पीसीएस एग्जाम है, तो बिहारी लोगों को और इनकरेज करने के लिए कि जो बाहर वाले हैं उनको अगर पता हो बिहार के बारे में तभी वो आ पाए, है ना। इसलिए बिहारी कहावतें को इंक्लूड किया गया है इस बार के ऐसे में। मूस मुटैया लोढ़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए। मैंने जैसा कि ऑलरेडी बताया कि चूहा जो है वो छोटा चीज़ है, छोटा सा जानवर है। इसको कितना भी आप मोटा कर दो, कितना भी खिला पिला दो, ये लोढ़ा से ज़्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता है। ये हाथी थोड़ी बन सकता है, ये घोड़ा थोड़ी बन सकता है। ये गाँव की पुरानी कहावत है। मैंने अपने दादी से पूछा था, दादी को भी ये चीज़ पता है। अभी मैं गाँव आया हूँ, जैसा आपको पता ही है, दशहरा में, और यहाँ पे इंटरनेट और डेटा वगैरह का थोड़ा इशू है। एनीवे, इसका अगर आप रियल मतलब जानने का प्रयास करो इंग्लिश में, तो ये होगा कि मतलब जो आदमी इनकैपेबल है, जो आदमी अनवर्दी है, उस पर आप कितना भी रिसोर्स लगा दो, है ना, वो वर्दी कभी हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन इस चीज़ को आप, मैं एक बार और बताया था पहले कि जो ऐसे का पॉइंट है या जो ऐसे का टॉपिक है, जरूरी नहीं है कि वो 100% सही हो। आप सारे एग्जांपल्स उसके सपोर्ट में ही नहीं दोगे, आप उसके अगेंस्ट में भी एग्जांपल दोगे कि अनवर्दी वर्दी का कॉन्सेप्ट कुछ होता ही नहीं है। आप किसी को पहले ही कैसे जज कर ले रहे हो कि कोई आदमी अनवर्दी है ना। उस पर हम रिसोर्स करेंगे, मेहनत करेगा तो कोई भी चीज़ सक्सेसफुल, कोई भी आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। बोला जाता है ना कि गधा भी यूपीएससी क्रैक कर सकता है अगर वो ये पढ़े, अगर वो पढ़े तो अनवर्दी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये आप ऐसे के सेकंड हाफ में लिखोगे। फर्स्ट हाफ जो है वो ऐसे को हम लोग सब्सटेंशिएट करने में ही लगाते हैं। यूजुअली ऐसा टॉपर्स वगैरह में ट्रेंड देखा गया है। जैसे कोई भी ऐसे आपको मिले ना, तो सबसे पहले आप यही देखो, या लिख लो ही सो पोको लीगल, आप ये लिख लो। उसके बाद
लिखो आप ये इकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, इन्वायरमेंटल, टेक्निकल, तब महाभारत रामायण, ये भी मैंने छोड़ दिया। महाभारत रामायण से आपको एग्जांपल्स बहुत सारे लिखने हैं। मैं बस आपको एक ना मोटा मोटी फ्रेमवर्क तैयार करके दे रहा हूँ कि आप इस एंगल से सोचोगे। अब ये आप मत सोचना कि मैं पूरा का पूरा आपके सामने 800 वर्ड्स का ऐसे ही लिख के दिखाऊंगा। हालांकि ऐसे भी मॉडल आंसर जो है मैं आपको ग्रुप पे डालता रहूंगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके रखो। बट अभी ये वीडियो जो है सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाने के लिए है। फिर देखो IR, कल्चर, एथिकल, लिटरेचर, मूवी एंड स्पोर्ट्स, इन सब में हम मूस मुटैया लोढ़ा लोढ़ा होइए और ना हाथी ना घोड़ा होइए पे कैसे सोच सकते हैं, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला है हिस्टोरिकल। आ जाओ, सोचो कितना सोच सकते हो। आपका ऑलरेडी नॉलेज है बहुत सारा, आपको पता है कैसे शुरू शुरू में हड़प्पा था, फिर ऋग्वैदिक आया, उसके बाद हर एज से आप कोई ना कोई एग्जांपल सोच सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मेरे मन में औरंगजेब का आया था। हिस्टोरिकल वाले में आप सोच सकते हो ना कि औरंगजेब जो है वो, उसके पास सबसे बड़ी, मतलब अब तक मुगल इतिहास में सबसे बड़ा ज्यादा उसके पास लैंड था, है ना। उसके पास सबसे ज्यादा सेना थे, सबसे ज्यादा उसके पास माना जाता है कि हिंदू जो सैनिक थे सबसे ज्यादा औरंगजेब के टाइम पे ही थे। बट फिर भी उसके रिलीजियस इनटॉलरेंस की वजह से, उसके कट्टरपन की वजह से उसका पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद खत्म हो गया। लास्ट लास्ट में औरंगजेब के 17 साल जब वो मरता है तभी खत्म हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं ना कि मूस मुटैया लोढ़ा हुआ, मतलब चाहे उसको, उसके पास कितना भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके अंदर का जो रिलीजियस इनटॉलरेंस था ना, वही उसको ले डूबा, है ना। वो अपने साम्राज्य को सस्टेन नहीं कर पाया अपने मृत्यु के बाद, ऐसे करके। फिर ये भगत सिंह का भी हम क्रिटिसिज्म तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये मत लिखना कि मतलब भगत सिंह खराब थे या भगत सिंह बहुत ज्यादा, ऐसे लिख देना कि मतलब भगत सिंह का जो अप्रोच था वो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब 1931 में कराची सेशन में गए थे तो उन पे काला झंडा दिखाया गया था कि आपने भगत सिंह की फांसी को क्यों नहीं टलवाया। लेकिन महात्मा गांधी कहीं ना कहीं इस चीज के सपोर्ट में ही थे कि उसने वायलेंस किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। नॉन वायलेंस के महात्मा गांधी बहुत बड़े पुजारी थे। तो ये वाला आप लिख सकते हो कि भगत सिंह का तरीका बहुत अच्छा था, उनका इंटेंशंस बहुत सही थे, सब कुछ सही था, वो एक काफी अच्छे देशभक्त थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो वायलेंस वाला तरीका है उसकी वजह से उनको कंप्लीट सक्सेस मिलने में रह गए, वो नहीं मिल पाया, ऐसे लिख सकते हैं हम। उसके बाद देखो सोशल में कभी भी आओ तो आप LGBTQ, SC ST वीकर सेक्शन, महिलाएं, ओल्ड एज, ये सब के बारे में सोचो। उस एंगल से क्या सोच सकते हो, बहुत सारा लाखों एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा। जैसे ये देखो 377 जो आर्टिकल हटा था नवतेज सिंह जोहर केस में, सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, गे सेक्स को। तो हम इस पे इंडियन कानून को जो 377 था, IPC CRPC जो भी है उसमें, उसको हम कह सकते हैं कि वो चाहे कितना भी अपना उस टाइम का, जैसे पुराने जमाने का, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, ये देखो नए नए चेंजेस लाए गए हैं IPC में, CRPC में। अभी जो न्याय संहिता वगैरह आया है, दंड संहिता आया है, भारतीय दंड संहिता, एविडेंस एक्ट आया है, तो वो सब में जो चेंजेस आए हैं वो, मतलब मैं मुंह मोटा ये बोल रहा हूँ अंग्रेज के कानून को, कि अंग्रेज के कानून चाहे वो कितना भी ड्रैकोनियन कानून उस समय बना ले, लेकिन वो हमें हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने से नहीं रोक सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, वैसे वैसे नए नए कानून वगैरह आ रहे हैं, है ना। तो अंग्रेज का जो कानून है उस समय का बनाया हुआ, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, दैट कैन नॉट स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग डेवलप। वैसे ही पॉलिटिकल एंगल से आप देखो कि संजय गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम जब इमरजेंसी वगैरह लगी थी, तो उस समय ये काफी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल हस्ती थे। इनको ऐसा माना जा रहा था कि मतलब ये सक्सेसर हो सकते हैं इंदिरा गांधी के। लेकिन हुआ क्या, इनका जो जो अथॉरिटेरियन रुख था, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में कि इनका एक फोर्स स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम आया था जनसंख्या घटाने के लिए, ये सब की वजह से इनको काफी नफरत किया जाने लगा। मतलब ये पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के शिकार हो गए, और बीइंग इनके पास इतना सारा जो पुश्तैनी मिला हुआ था, राजनीतिक इनके पास विरासत जो मिली थी, इतने सारे रिसोर्सेज थे, वो सब धरा का धरा रह गया। मतलब इनके पास बस एक अथॉरिटेरियन वाली क्वालिटी ने इनको सारा हाथी घोड़ा होने से बचा लिया, मतलब हाथी घोड़ा होने से रोक लिया, एक तरह से इनको डेवलप करने से रोक लिया, इनके विकास को रोक लिया, और संजय गांधी की लास्ट में तो मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एंगल है उससे भी लिख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 15 में, 46 में DPSP में रिजर्वेशन की बात की गई है। तो इसके तो दो एंगल आते हैं। एक तो ये वाला एंगल कि रिजर्वेशन, बहुत लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है फिर भी वो अच्छा नहीं करते। जैसे अभी रिसेंटली IIT वगैरह का एक रिपोर्ट आया था, शायद सुप्रीम कोर्ट या किसी ने बोला था कि IIT वगैरह में रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट जो होते हैं वो रिजर्व कैटेगरी से ही आते हैं। तो चाहे उनको कितना भी दे दो, लेकिन वो फाइनल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ये वाला एंगल डाल सकते हो, या फिर आप ये वाला एंगल भी डाल सकते हो कि जैसे जैसे हमारा सोसाइटी आगे बढ़ रहा है, हम 21st सेंचुरी में घुस रहे हैं, अभी आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, 75 ईयर्स हमारे इंडिपेंडेंस के हो गए हैं, तो उसके बावजूद भी जो पहले का की सोच है, जो ब्राह्मणवाद है और जितना जो अनटचेबिलिटी वगैरह है, उसको सीधा हम लोग लात मार दे रहे हैं। और वो जो पुरानी सोच है, वो कितना भी चाहे मूस मोटाई है, चाहे कितना भी लोगों के दिमाग में भरा हुआ हो, फिर भी हमको प्रोग्रेस करने से नहीं रोक सकता है। ये तो बस थोड़े से एग्जांपल्स हैं। आप इस डायरेक्शन में कितना सोच सकते हो कि आपको कोई इसका कोई लिमिट ही नहीं है। आप किसी भी एंगल से कितना भी सोच सकते हो, जितना मल्टी डायमेंशनल बजाओ। जैसे ये देखो, ये इकोनॉमिकल एंगल अगर लिखना है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में आप लिख सकते हो कि जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है ना, मूडीज, फिच, ये सब एक बार रेटिंग दे देती है तो इनको लगता है कि मतलब खराब रेटिंग दे देंगे। जैसे इंडिया के बारे में ऐसा माना जाता है कि कंस्पायर करके इंडिया को नीचे रैंकिंग पे रखा जाता है। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है जिसके बारे में बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इंडिया को खराब लाइट में दिखाया जा रहा है। तो आप अपना डेटा दे सकते हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वगैरह का, कि नहीं नहीं इंडिया में हंगर उतना नहीं है जितना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने बोला है, और इसकी स्ट्रेटजी वगैरह गलत है। वैसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वगैरह की स्ट्रेटजी गलत है। ये कितना भी चाहे कि इंडिया डेवलप नहीं करे, लेकिन इंडिया डेवलप करेगा ही करेगा। मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, ऐसा जो कंस्पायर करते हैं वो चाहते हैं। लेकिन हमारा जो भारत है उसके सामने रास्ते, हर तरह के रास्ते खुले हुए हैं। 21st सेंचुरी का भारत, ये वाला एंगल आप डाल सकते हो। फिर देखो ह्यूमैनिटी में ओवरऑल फिलोसॉफिकल एंगल लिखो ना, तो फिलोसफी में हमेशा ह्यूमैनिटी आता है कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, हम सब जो है शरीर नश्वर है, ये सब आता है फिलोसफी में। तो हम ह्यूमैनिटी एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए होल, वी आर डिस्ट्रॉइंग अर्थ। हमारे पास रिसोर्सेस मिले, हमारे पास भगवान ने दिमाग दिया, नेचर ने हमारे पास टेक्नोलॉजी को
एक्सप्लॉइट करने की क्षमता दी तो हम उल्टे अपने मदर अर्थ को ही बर्बाद करने लगे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से। तो हम लिख सकते हैं ना कि हमसे अच्छे तो जानवर हैं इस मामले में, कि कम से कम वो मदर अर्थ को नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं। तो हमारे पास जो ग्रीड है, जो हमारा लालच है, जो सेल्फिशनेस है, उसकी वजह से हम मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, मतलब हम सस्टेन कर ही नहीं सकते हैं। जो जो भी आ रहा है मन में ना, उसको आप ये वाला ऐसे एक डायरेक्शन देके लिख सकते हो। ये तो लिखने वाले की खूबसूरती होती है, कैसे एक फ्लो बना ले, जैसे हर पैराग्राफ के शुरू और लास्ट में कैसे कनेक्टिंग वर्ड्स जोड़े जाते हैं। और ओवरऑल जो इससे का लैंग्वेज होता है ना, इससे का लैंग्वेज हमेशा भावनात्मक होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, कि इमोशनली उसको टच करे। उसको ऐसा नहीं लगे जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना कि ये एक सिंपल बस फैक्ट इसने रख दिया है, या फिर टेक्निकल मतलब रोबोटिक ऐसे लिखा हुआ है। एक इमोशनल टच मिलना चाहिए ऐसे में। जैसे फिर से वही ग्रीड वाली जो बात आ गई, महाभारत रामायण में आप दुर्योधन का एग्जांपल दे सकते हो, रामायण में आप रावण का एग्जांपल दे सकते हो, कि उसको सब कुछ मिला था बट फिर भी उसके पास उसके लालच ने, उसके बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके ने, अति महत्वाकांक्षी होने के जो उसकी उसकी लालसा थी, उसने उसको बर्बाद करके रख दिया। तो ये अति महत्वाकांक्षा है, उसकी वजह से ही मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, कि मतलब कितना भी वो कर ले, उसको कितना भी रिसोर्स मिले, उसको वो डेवलप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर मन में खोट भरा हुआ है। वहीं आप आईआर में पाकिस्तान का एग्जांपल लिख सकते हो। जब भारत पाकिस्तान बढ़ा तो दो अलग अलग देश बनाए गए, दोनों के पास प्रॉपर रिसोर्सेस वगैरह डाले गए। लेकिन देखो थ्रू आउट द ईयर्स, आज़ादी के 75 साल के बाद पाकिस्तान की क्या हालत है और इंडिया कितना प्रोग्रेस कर रहा है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की क्या हालत है, वहाँ की इकॉनमी की क्या हालत है, ये सब आप लिख सकते हो। इसके उल्टे में भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स मेरे मन में आ रहे थे। ये सब तो जैसे कल्चर, एथिकल, ये जितना भी जो फ्रेमवर्क है ना, इस पे बैठा के आप लिख सकते हो कहीं पे भी। अनवर्दी आदमी, जैसे मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, ये हमेशा सही नहीं है। हो सकता है कि चूहा भी मोटा होकर हाथी बन जाए। ये आप पूरा का पूरा एक मतलब समझ लो कि बातचीत ही चालू कर दोगे, 2-3 पेज ये भी आप लिखोगे कि मतलब सूखा से सूखा पेड़ भी अगर आप रेगुलर पानी डालो, अगर सेल्फ डिसिप्लिन रहे, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, सीयर डिटर्मिनेशन हो, परसिवरेंस हो, तो एकदम धरती माँ का सीना तोड़ के, सीना चीर के जो बीज निकलता है और उससे पौधे बनते हैं। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला था कि उसके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर है, उसने अपने हाथ की रेखाओं को काट लिया था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पाणिनि जो थे, उन्होंने अपने हाथ की रेखाएं, कोई उनको पंडित बोला था कि आप नहीं बन सकते हो, आप पढ़ नहीं सकते हो, तो उन्होंने अपनी हस्तरेखा काट ली थी। मतलब हाथ पे चक्कू से निशान बना दिया था कि नहीं, मेरे हाथ में ऐसा कैसे लिखा जा सकता है। अलेक्जेंडर को किसी ने बोला था कि तुम राजा नहीं बन सकते हो, तो उसने अपने हाथ की रेखाएं बदल ली थी। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल शेयर डिटर्मिनेशन का है, जो कि अगर आप अनवर्दी हो फिर भी आपको वो वर्दी बना देगा। अभिशप्त, बहुत सारे लोग अपने आप को मानते हैं कि मुझे शाप मिला हुआ है, कि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से सब कुछ सोच का परिणाम है। अपने आप पे आप हमेशा फीडबैक लेके सुधार करते रहो, मन में डिटर्मिनेशन रहे। कितनी बार भी आप 1-2 बार ठोकर खा के गिरो, लेकिन आप फिर से वापस उठो, परसिवरेंस अपने अंदर लाओ। जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एक बहुत बड़े हॉलीवुड स्टार है, आयरन मैन, जिनको आप जानते हो, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो। इनका ये जेल वेल गए थे, ये बहुत बड़े सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग अब्यूज के शिकार थे, बट फिर भी इन्होंने गजब का कमबैक किया है। अब युवराज सिंह का एग्जांपल दे सकते हो, उनको कैंसर हुआ था, फिर भी उन्होंने कमबैक किया। इंडिया जो 1991 में इंडिया के पास जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, उसके पहले इंडिया के पास खाने के लिए बस 15 दिन का पैसा था, तो उस समय कैसे इंडिया ने कमबैक किया। सिर्फ और सिर्फ वर्दी उस समय नहीं था इंडिया, फिर भी इसने किया। हम शुरू में जैसे चंद्रयान 3 का भी एग्जांपल दे सकते हो, इसरो साइकिल पे लेके जाता था रॉकेट, लेकिन अब जो है देखो कितना हमने सबसे सस्ते में चंद्रयान वगैरह बना दिया। तो सब कुछ इतना सारा एग्जांपल आप दे सकते हो, बहुत सारे। हम अपने मोदी जी प्रधानमंत्री के बारे में लिख सकते हो कि एक टाइम पे ये चाय बेचते थे, उतनी मानसिकता नहीं होती है ऐसे छोटे दुकानदारों की कि वो इतना बड़ा पोस्ट कर सके, लेकिन उन्होंने सोचा, उन्होंने एक विजनरी लीडरशिप देश को दिया। तो मतलब ओवरऑल ये पॉसिबल भी है, ऐसा इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। इस नोट पे आप पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक नोट पे इसको खत्म कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये नोट्स जो है, ये फ्रेमवर्क, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना